हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज से हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो जो सेकेंड चैप्टर है क्या है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। तो कैसे है ना कंपनी रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या अलग अलग जितनी भी यूरोपियन जो कंट्री थी वो इंडिया में कैसे आए, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस क्या है करेंगे, है ना। तो देखिए दिया है द पीरियड बिटवीन द 16th टू द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंडिया विटनेस्ड द कमिंग ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप इन द वेक ऑफ मर्केटिलिज्म, है ना। तो क्या हुआ 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी का जो मिडिल पीरियड का टाइम था वहाँ पर है ना इंडिया ने क्या किया है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा विटनेस किया या बहुत ज़्यादा देखा कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज जो यूरोप से है ना, व्यापारिक कंपनी जो है वो यूरोप से इंडिया में आ रही थी और वेक ऑफ मर्केटिलिज्म, है ना, मर्केटिलिज्म को क्या कर रही थी इंडिया में, क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी, है ना। अब मर्केटिलिज्म क्या था, तो मर्केटिलिज्म के बारे में पहले ही डिस्कशन है ना किया गया है कि ये क्या है, एक ट्रेड तरीके की क्या है नहीं, ये क्या है, एक ट्रेड पॉलिसी है जहाँ पर क्या होता है किसी भी जो गुड्स होता है ना उसको चीपर रेट में ख़रीदा जाता है और फिर हायर रेट में। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे वाली लाइन में, अंडर विच द गुड्स वेयर बॉट एट वेरी चीप रेट एंड वेयर सोल्ड एट मच हायर प्राइसेस, है ना। तो बहुत ज़्यादा रेट में, तो वो क्या कर रहे थे, मर्केटिलिज्म को क्या कर रहे थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थे जो इंडिया आ रही थी वो इसको बढ़ा रही थी। Soon the trading interest of these companies migrate with their ambitions to capture a political power। और जल्द ही है ना, ठीक है, जो ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में आ रही थी इनका इंटरेस्ट जगा और इनका महत्वाकांक्षा एम्बिशन क्या है बढ़ने लगा, जिससे इन्होंने इंडिया को क्या किया, इंडिया के अलग अलग स्टेट को माइग्रेट करना या विलय करना क्या है स्टार्ट किया और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना भी क्या है स्टार्ट किया कि कैसे पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा डेवलप क्या है कर पाएँ। फाइनली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू डिफीट द अदर यूरोपियन राइवल्स। और अंत में जब आप देखोगे तो सभी है ना यूरोपियन कंट्रीज़ को हराने में कौन सफल हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी जितनी भी राइवल कंपनीज थी या जो यूरोपियन कंट्री इंडिया आई थी सभी को क्या कर दिया, हरा दिया भाई, है ना। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स पॉलिटिकल स्वे इन इंडिया बाय 1765 और 1765 के समय इसने क्या किया, अपना पूरी तरीके से इंडिया को क्या किया या इंडिया को कैप्चर क्या है कर लिया, है ना, या इंडिया के ऊपर इनका बोलबाला पॉलिटिकली है ना, ठीक है, राजनीतिक तरीके से इनका बोलबाला क्या हुआ इंडिया में स्टार्ट हुआ। इन बाय 1765 व्हेन द मुगल एम्पीरियर शाह आलम सेकेंड वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। जब 1765 में जो मुगल एम्पीरियर था, मुगल राजा था शाह आलम सेकेंड, वो क्या हो गया, डिफीट हो गया बैटल ऑफ बक्सर में एंड वाज फोर्स्ड टू साइन ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद विथ द ब्रिटिशर्स। और इसके ऊपर दबाव बनाया गया, फोर्स किया गया कि आप अंग्रेज़ों से क्या करें, इलाहाबाद की संधि क्या करें, साइन करें, है ना। ये संधि क्या है ना, इसके बारे में आगे चैप्टर में आपके दिया हुआ है कि इलाहाबाद की संधि क्या है। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे आप लोग थोड़ा सा कि जो 1765 था, है ना, जहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई एक्चुअल में क्या थी 1764 में ही स्टार्ट हो गई थी, है ना, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर क्या है बोलते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, लेकिन जो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की ट्रीटी वो कितनी हुई थी 1765 में, है ना। तो ये ट्रीटी याद रखेंगे 1765 में हुई थी, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर था वो कब हुआ था 1764 में, है ना। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर क्या है हुआ था, तो इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग रखेंगे, है ना। आगे दिया देखिए ट्रेड वॉर ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब कैसे जो है ना ट्रेड वॉर था, है ना, या जो व्यापारिक युद्ध था वो कैसे इंडिया में क्या है छिड़ाया यूरोपियन कंट्री के बीच, है ना, क्या हुआ, कैसे कंपटीशन बढ़ा। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विथ यूरोप सिंस वेरी अर्लियर टाइम। इंडिया का जो रिलेशन था ट्रेड का वो बहुत पहले से ही था। द ट्रेड वाज कैरिड ऑन वाया सेंट्रल एशिया एंड मेरेडियन सी, है ना। तो जो सेंट्रल एशिया था, मध्य एशिया था, और जो मेरेडियन सी था इसके थ्रू है ना क्या होता था, ट्रेड इस समय होता था। हाउएवर द राइज ऑफ तुर्क एंड द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द Constantinople in the Meridian region in 1453 led to the closure of these routes of the यूरोपियंस। तो क्या था, जब मुगल्स और जो ये इस्लामिक जो लोग थे या जो तुर्क लोग थे उन्होंने क्या किया है ना
यूरोपियन जो है ना एरिया था उसके ऊपर धीरे धीरे कैप्चर करना क्या है स्टार्ट किया। और जब इन्होंने कैप्चर किया तो वहाँ से एक रास्ता क्या हुआ बना है ना इन 1453 लेड टू द क्लोजर ऑफ दीज रूट्स ऑफ द यूरोपियंस, है ना। तो एक्चुअल में क्या था, ये तुर्क जो इस्लामिक थे वो इंडिया रीजन में भी थे और धीरे धीरे यूरोप में भी पहुंच गए, है ना। तो जब यूरोप में ये लोग पहुंचे 1453 के आसपास, तो एक रूट क्या है यूरोपियन को दिखा कि हम इंडिया में कैसे पहुंच सकते हैं। इसके पहले तक क्योंकि आप देखिए समुद्री सीमा नहीं थी या लोगों को है ना समुद्री सीमा का ज्ञान उतना नहीं था, है ना, इसलिए भी है ना लोग इंडिया तक नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना, क्योंकि इंडिया जो है वो 3 साइड से क्या है समुद्रों से घिरा हुआ। जब आप इंडिया के मैप को इस तरीके से देखोगे तो इधर है ना बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, तो तीनों साइड से इंडिया क्या था समुद्र से घिरा था। तो आने का रास्ता तीनों साइड से बंद था, है ना, क्योंकि जब तक समुद्र से या है ना आपको जब तक नाव से आप नहीं आएंगे या सी से नहीं आएंगे तब तक इंडिया में इन तीनों साइड से आप पहुंच नहीं सकते थे, सिर्फ ऊपर से ही पहुंचते थे इंडिया से, है ना। तो ऊपर से जो पहुंचते थे उस एरिया को क्या कर लिया था, जो हमारे है ना ठीक है मुगल्स थे वो आ चुके थे। तो यहाँ से पूरा जो मुगल्स थे वो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इधर पूरा उन्होंने कंट्रोल क्या है कर लिया था। इधर अफ़गानिस्तान का जो एरिया था वो भी क्या था, है ना, मुग़लों के कंट्रोल में था। तो जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आ ही नहीं पाए थे क्योंकि रास्ता इधर से जो था वो मुग़ल के था। तो जब 1453 में मुग़ल ने क्या किया, यूरोप के ऊपर भी है ना धीरे धीरे अटैक क्या स्टार्ट किया, तो यूरोपियंस को रास्ता क्या है दिखा। आगे दिया एज अ रिजल्ट अ सर्च फॉर अ न्यू डायरेक्ट ट्रेड रूट्स टू द ईस्टर्न कंट्री वॉज स्टार्टेड बाय द यूरोपियंस इन 15th सेंचुरी। और 15वीं शताब्दी के आसपास एक नया रूट इनको क्या है देखने को मिला कि कैसे हम है ना इस एरिया में क्या है पहुँचे, या ईस्टर्न है ना कंट्रीज़ में कैसे हम क्या है पहुँचे, है ना। ईस्टर्न कंट्रीज़ मतलब है ना जब आप वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे वर्ल्ड मैप को, है ना, तो ये 2 रीजन आपको मिलेगा, है ना, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो यूरोप कहाँ है, वेस्टर्न रीजन में है। तो जब यूरोप से इंडिया आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वेस्ट से ईस्ट आना पड़ेगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो ईस्टर्न एरिया था वहाँ पर पहुँचने के लिए एक नया रास्ता यूरोपियंस को मिला। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा चेंज इस समय आया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर नावों का आविष्कार हुआ और वहाँ पर नेविगेटर जो दिग्सूचक है ना, या दिशा जो बताने वाले हैं ना एलिमेंट्स थे, उनका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस समय क्या है हो रहा था, है ना। आगे दिए है डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वेयर इस्टेब्लिश व्हेन वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल रीच कालीकट ऑन मलाबार कोस्ट इन 1498 इन प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ केरला, है ना। और जब डायरेक्ट रूट यूरोपियंस को मिला तो वहाँ से फिर इंडिया में क्या हुआ, ये पहुँचना क्या है इन्होंने स्टार्ट किया। और जो सबसे पहली बार इंडिया में पहुँच पाया है ना ठीक है वो कौन था, वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली व्यापारी था, है ना, नाम क्या था उसका, वास्को डी गामा। पुर्तगाली जो कालीकट बंदरगाह उस समय है ना कालीकट बंदरगाह या इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता था 1498 में। तो 1498 में इंडिया में पहुंचने वाला पहला जो व्यापारी था उसका क्या नाम था, वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली था जो 1498 में इंडिया में कालीकट बंदरगाह में उतरता है। कोस्ट का नाम था मालाबार कोस्ट और अभी इसको किस नाम से हम केरला, है ना, जो केरला स्टेट है उस नाम से क्या है जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहला जो यात्री था यूरोपियन यात्री था वो भारत में क्या है आता है भैया ना, जिसका नाम क्या था वास्को डी गामा था, है ना। आगे देखिए दिया है द पुर्तगीज इन इंडिया, वास्को डी गामा तो आ गया। अब इसके बाद देखिए वास्को डी गामा मैनेज टू सिक्योर अ लेटर ऑफ कंसेशन फॉर ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम द जेमुरिन कालीकट्स लोकल रूलर। अब जब वास्को डी गामा इंडिया आता है तो इसकी जो मुलाकात होती है ना वो कालीकट के जो राजा थे जेमुरिन, है ना, जिनका नाम जेमुरिन था, तो जेमुरिन से मिलता है भाई, बातचीत करता है ना, जेमुरिन से हाल चाल पूछता है। उसके बाद जेमुरिन से क्या करता है, बोलता है कि थोड़ा सा आप हमको कंसेशन दे दो, हम व्यापार इंडिया से करना चाहते, छूट दे दो, है ना। अब जेमुरिन थोड़ा सा उदार था, है ना, थोड़ा सा है ना, बोला चलो ठीक है तुम भी है ना यहाँ से क्या है व्यापार करो। तो उसने क्या किया है ना, जो वास्को डी गामा थे कंसेशन लेटर ले लिया जिससे वो क्या है इंडिया से ट्रेड क्या है कर सके, है ना। तो जेमुरिन से लेटर इसने लिया। आगे दिया है इनिशियली द पुर्तगीज कंट्रोल्ड ट्रेड एलोंग इट्स रूट, दिया हुआ है द पुर्तगीज कंट्रोल ट्रेड एलोंग दिस रूट with their superior arm in navigation skilled and repaid innumerable profit sometimes up to 60 times of a money they had spent, है ना। तो जब पुर्तगालियों ने क्या किया इंडिया को कंट्रोल किया
और क्यों, कैसे कंट्रोल कर पाए? क्योंकि इनके पास क्या था, जो नेविगेशन फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, है ना, जो समुद्री है ना, इनके पास यातायात की सुविधा थी वो बहुत अच्छी थी। इस स्किल के कारण रिपेड न्यूमेरियस प्रॉफिट, है ना, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा है ना प्रॉफिट किया। सम टाइम्स अप टू 60 टाइम्स ऑफ मनी दैट हैड स्पेंड, कई बार तो 60 गुना तक लाभ हुआ, है ना। 1 रुपये जब लगाया तो 60 टाइम्स, 60 रुपया, है ना। अब आप सोचिए, है ना, यदि आप 1 रुपये खर्च करें और प्रॉफिट में कितना मिल जाए, 60 रुपये, तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट क्या है होगा, है ना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्या है इनको हो रहा था, है ना। आगे दिया है देयर पोजीशंस इन इंडिया वाज कंसोलिडेट बाय एबल जनरल्स लाइक अल्मीडा एंड अल्बुकर्क, है ना। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया में इन्होंने क्या किया, है ना, ठीक है, अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत क्या है कर लिया, है ना। किसके थ्रू? तो ये अपने जनरल्स भेजते थे, है ना, या अपने हेड को भेजते थे, जिसमें जो अल्मीडा था और उसके बाद अल्बुकर्क था, ये 2 मेजर थे जो यहाँ पर इंडिया में आए थे। आगे दिया हूँ इस्टेब्लिश पुर्तगीज ट्रेड सेटलमेंट इन कालीकट, है ना, और इन्होंने, है ना, इंडिया के जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर अपना है ट्रेड सेटलमेंट क्या इस्टेब्लिश किया। गोवा, दमन एंड द्वीप, गोवा में भी, दमन और द्वीप में भी। द सक्सेस ऑफ पुर्तगीज ट्रेडर्स इन इंडिया लेड टू अ रेस अमंग यूरोपियंस फॉर शेयर ऑफ द ट्रेड, है ना। तो क्या हुआ, जब यूरोपियन के और भी जो कंपनी थी उन्होंने, या यूरोप की कंट्री ने देखा कि पुर्तगीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं और उनका शेयर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से पुर्तगाली इंडिया में आगे देखिए, डिड यू नो द पुर्तगीज कंट्रोल ओवर गोवा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्रेट सैनिक ब्यूटी इंडेड ओनली इन 1961। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कंट्रोल करके रखा था भैया, देखिए। और जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद, है ना, क्या हुआ, है ना, इंडिया में गोवा मिला था। तो कब मिला था? तो 1961 में, है ना, जो गोवा था वो इंडिया में क्या है मिला था। तो याद रखेंगे, जब हम आज़ाद हुए थे उस समय जो गोवा था वो इंडिया में शामिल नहीं था ना। गोवा को कब शामिल किया गया था? 1961 में, है ना, इंडिया में क्या किया गया था, शामिल क्या है किया गया था, है ना। आगे देखिए दिया द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तो पहली जो कंपनी आई है ना वो थी पुर्तगीज़। अब आए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दे हैव फ्रॉम 1660 ऑनवर्ड्स द एडवेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्फाइंड द पुर्तगीज टू दिस एरिया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, है ना। तो क्या हुआ, है ना, कुछ समय बाद, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उन्होंने जो वेस्टर्न कोस्ट था, है ना, वहाँ पर, है ना, पुर्तगालियों को क्या कर दिया, है ना, ठीक है, कॉन्फाइंड कर दिया, सीमित क्या है कर दिया, है ना। तो जो वेस्टर्न कोस्ट मतलब, है ना, ये जो है ना एरिया है, पश्चिमी एरिया, है ना, गोवा का, है ना, या यहाँ पर का जो, क्योंकि यहाँ समुद्र था तो इस एरिया में, है ना, क्या कर दिया, सीमित क्या है कर दिया, है ना। आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर एक, है ना, इंडिया का मैप बना हुआ है और मैप में आपको देखिए, है ना, पुर्तगालियों का, है ना, दिख रहा होगा, ये पुर्तगीज़, है ना, आपको दिख रहा होगा ना, मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, है ना, कि कैसे, है ना, शो कर रहा है। तो पुर्तगीज़ को कैसे शो कर रहा है, देखिए भाई, है ना, 2 मिनट होल्ड करेंगे। ये देखिए पुर्तगीज़ को क्या है, रेक्टेंगल से, है ना, शो कर रहा है, ये देखिए, और रेक्टेंगल के अंदर में क्या है, येलो है ना। तो देखिए ये जो सूरत का, देखिए बड़ोदरा, इधर सूरत में दमन द्वीप, है ना, ये सब एरिया जितना है, ये सब गोवा, ये सब पुर्तगालियों के ही क्या है कब्जे में था, है ना, ठीक है। तो ये, है ना, देखिए बहुत बड़ा एरिया इन्होंने क्या किया था, अपने कब्जे में क्या है रखा हुआ था, है ना। इसके बाद आप डच को यदि देखेंगे तो डच बहुत कम आपको देखने को क्या है मिलेंगे, है ना, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, है ना, डच कहाँ पे मिलेगा आपको, एक ये यहाँ पर डच मिल रहे हैं, फिर एक ये यहाँ पर डच मिल रहे हैं। तो बहुत कम एरिया में ये क्या है फैले हुए थे, है ना। तो ये आपको मैप में आपको दिख रहा है ना। आगे देखिए दिया है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। आगे द एंड वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइसेस आइसलैंड इन इंडोनेशिया इंडिया फार ईस्ट वेयर इट्स इस्टेब्लिश इट्स प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट कंट्रोल। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। डच को ही हम नीदरलैंड या हॉलैंड भी बोलते हैं। तो इस्टेब्लिश हुई और इनका ज़्यादातर जो इंटरेस्ट था वो स्पाइसेस मसालों में था कि मसालों वाले एरिया को कैप्चर करे। तो जो इंडोनेशिया था वो भी बहुत ज़्यादा मसालों के लिए फेमस था। ये जो थे वो इंडोनेशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था। इन इंडिया द डच सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ पुलिकट इंडिया ईस्ट कोस्ट, कोचीन इंडिया वेस्ट कोस्ट, चिंसूर एंड श्रीरामपुर इन बंगाल। तो इन्होंने कहाँ पर, तो इंडिया में इन्होंने, है ना, क्या किया था, पुलिकट, है ना, जो ईस्ट में है ना, वहाँ पर अपना कंपनी, है ना, अपना एरिया इस्टेब्लिश किया। कोचीन जो वेस्ट में है वहाँ पर किया। इसके अलावा चिंसूरा एंड श्रीरामपुर इन बंगाल। तो जो चिंसूरा और श्रीरामपुर है बंगाल में,
वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, अपना कंपनी है ना, या अपना ट्रेड क्या है, इस्टेब्लिश क्या है किया। द डच वेयर एबल टू फाइंड द फ्रीम फुट होल्ड इन इंडिया, है ना। इस तरीके से है ना जो डच थे उन्होंने क्या किया, अपना है ना पैर या पाँव क्या है इंडिया में जमाया। द डच इन्फ्लुएंस इन केरला कंटिन्यू टिल 1741, है ना। तो ये केरला में है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था, या अपना इफेक्ट क्या है यहाँ इनको इन्फ्लुएंस क्या बहुत ज़्यादा किया था 1741 तक। वेन दे वर डिफीटेड बाय द किंग ऑफ ट्रवनकोर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, जब तक है ना ये त्रवणकोर और ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ जब तक पराजित नहीं हुए तब तक इन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव क्या बहुत ज़्यादा छोड़ा था। दे फाइनली सोल्ड देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिशर्स इन 1840, तो अंत में 1845 में ब्रिटिशर्स से है ना इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट किया, समझौता करके यहाँ से चले गए। अगला दिया है देखिए, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Impressed by the wealth of Indian trade, the merchants of Denmark also founded a settlement in 1628 ट्रैनबुकुर इन दिया तंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड अ श्रीरामपुर इन बंगाल। तो 1620 में एक और कंपनी आई जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की थी। उन्होंने भी है ना ठीक है तंजौर के एरिया में और श्रीरामपुर बंगाल में क्या किया, अपना अलग अलग है ना कंपनी क्या है इस्टेब्लिश क्या है किया, है ना। बहुत छोटे से एरिया में किया था, बहुत बड़े एरिया में इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया था। हाउएवर द डेनिश कंपनी कुड नेवर प्ले एन रिमार्केबल रोल इन ट्रेड अराइवल्स। तो वही बोल रहे हैं कि जो डेनिश कंपनी थी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम या रिमार्केबल वर्क है ट्रेड में यहाँ नहीं किया था। विच वेयर वेस्ड बाय दिया ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज, है ना। और ये फिर है ना एक्चुअल में है ना ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज़ के आगे है ना ये उतना ज़्यादा है ना अपने आप को डेवलप क्या है नहीं कर पाए, और बहुत जल्द ही इंडिया से क्या है चले गए, है ना। आगे दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत बड़े एरिया को कैप्चर क्या है इंडिया में किए थे। तो फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू एवरी स्टूडेंट।